So whenever you want to change anything, you have to change the whole chain. इसलिए ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है खास करके हम इस्तेमाल करते हैं। ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी करते हैं। ये बहुत ही मजबूत दावेदार है ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी कि हम वोटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव ब्लॉकचेन की तरफ है एज ए टेक्नोलॉजी। बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं वो ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको जो इम्प्लीमेंट किया है, सो ये फूड प्रूफ ऑथेंटिकेशन सिस्टम बन सकता है। ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक ऑन दीज थिंग्स। तो ब्लॉकचेन जो है आपका है ये कि बहुत ही सिक्योर है। हो सकता है कुछ नए इन्वेंशंस हों। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस सिलसिलेवार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौज़ूअ और ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे साथ आज हमारे स्पेशल मेहमान डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ हसन साहब मौजूद हैं। इम्तियाज़ सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले इम्तियाज़ सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। आप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानू के HOD है। इम्तियाज़ सर, जो अभी एक बहुत बड़ी ट्रेंड चल रही है मार्केट में, 3-4 साल में जो चीज़ चल रही थी, एक तो हमारे हेल्थ के रिलेटेड पैंडमिक है वो हो चुकी है, हुई है, और उसी तौर पे जो है टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हम देखते हैं तो ब्लॉकचेन का नाम बहुत सुनने में आता है। और इसको जब सर्च किया जाता है एक कॉमन मैन के वास्ते, तो उसका एक ऐसा डेफिनेशन और ऐसा उसका जो है मवाद नहीं मिलता जिससे जो है सब आसानी से समझ लें। आपसे गुजारिश है कि आप इसको आसान अल्फाज में कॉमन मैन को समझने के लिए क्या चीज़ है ये वो बताइए ना। अब देखिए, उस नाम से ही जाहिर है एक ब्लॉक चेन। सो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक चेन है मल्टीपल ब्लॉक्स का। अब ये सवाल जो उठता है कि ब्लॉक्स क्या हैं? ब्लॉक्स क्या हैं? ब्लॉक्स है एक इनक्रिप्टेड आइटम्स हैं, इनक्रिप्टेड डेटा। सो ब्लॉक्स के अंदर क्या करते हैं हम? इनक्रिप्टेड डेटा को हम इनक्रिप्ट करते हैं और फिर उससे हम आपस में नेटवर्क कर देते हैं। और नेटवर्क करने के बाद क्या होता है कि ये कॉपी इन पब्लिक डोमेन, या आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये पब्लिक डोमेन में होती है एज ए डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। पहले तो आप ये समझिए कि जैसे ब्लॉक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ब्लॉक के अंदर एक डेटा होता है जो रिलेवेंट डेटा आप रखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज के जनरली ब्लॉकचेन की जब बात करते हैं तो बिटकॉइन की बात हमेशा जाहिर दिमाग में आती है, लेकिन ये सिर्फ बिटकॉइन का मामला नहीं है। अभी आगे शायद गुफ्तगू में पता चल जाएगा। सो जैसे बिटकॉइन की अगर बात करें तो कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है, कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो डेटा होगा। डेटा के साथ एक इनक्रिप्टेड हैश फंक्शन होता है हर एक ब्लॉक के साथ। उसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह से फिंगरप्रिंट आपकी होती है, कि यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करती है आपको जी, और उसको कोई फर्ज नहीं कर सकता, कोई उसे चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से एक हैश फंक्शन होता है जो कि इनक्रिप्टेड होता है, वो हर एक ब्लॉक का आइडेंटिफायर होता है। उसके बाद जो चेन जो बनता है, हर एक ब्लॉक के पास जो उसके प्रीवियस ब्लॉक है उसके ब्लॉक का कनेक्शन होता है, इंफॉर्मेशन होता है। सो व्हेनेवर यू वांट टू चेंज एनीथिंग, यू हैव टू चेंज द होल चेन। सो दैट इज व्हाई इट्स वेरी, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि आप उस चेन को चेंज करें। सो इसलिए ये ब्लॉक टेक्नोलॉजी जो है खास करके हम इस्तेमाल करते हैं। और आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि बहुत ही सिमिलर तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन एनालॉजी है। आप देख सकते हैं जैसे आप गूगल डॉक यूज़ करते हैं जी, मल्टीपल लोग उस चीज़ों पे एडिट करते हैं, शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो कुछ इस तरह का मामला ब्लॉकचेन में होता है। सर, बात समझ में ये आ रही कि ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स के अंदर डेटा है और हर ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, और जिसकी वजह से जो है ये बहुत एक वास्ट नेटवर्क हो जाता है। अगर कुछ चेंज करना हो तो चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो समझ में ये आ रही है अंडरलाइंग थीम जो है उसकी है सिक्योरिटी ऑफ द डेटा। तो हम अगर देखें कि इसका जो एप्लीकेशन है डे टू डे लाइफ में, इलेक्शन कमीशन भी जो है जो इलेक्शंस हो रहे हैं, इलेक्टोरल डेटा है, उसको जो है इसके अंदर इस्तेमाल करना चाह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, ब्लॉकचेन की बिल्कुल इनहेरेंट
जो पॉइंट होता है दैट इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी ड्यू टू कह सकते हैं कि इट इज़ इन पब्लिक डोमेन, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे है, मल्टीपल यूजर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, मल्टीपल यूजर्स के पास लेजर अवेलेबल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये इनक्रिप्टेड है, ठीक है। सो डेटा चेंज करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बराबर। वोटिंग सिस्टम, आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की अगर बात करते हैं, वोटिंग सिस्टम में इसकी एप्लीकेबिलिटी बन सकती है, प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करा जाए ये। सो इसमें एप्लीकेबिलिटी इस तरह से बन सकती है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप वोटिंग सिस्टम में सबसे पहली चीज़ अगर हमारी वोटर लिस्ट है जी, सो वोटर लिस्ट में चेंजेस करना, अगर आप वोटर लिस्ट ब्लॉकचेन के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं तो इवन वोटर लिस्ट में चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप उसकी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हम आइडेंटिफिकेशन के लिए भी करते हैं, तो सबसे दूसरी चीज़ जब आप वोट देने जाते हैं तो वोट देने के लिए आइडेंटिफिकेशन एक बार बहुत बड़ा इशू होता है आपका, जो आप आई कार्ड के थ्रू करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप ब्लॉकचेन है, कनेक्टेड नेटवर्क्स के थ्रू यू कैन आइडेंटिफाई द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन। उसके बाद मामला आता है काउंटिंग का। अगर काउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो काउंटिंग में भी क्या है, चेंजेस करना इम्पॉसिबल है वंस इट हैज़ बीन फ्रीज्ड। सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये बहुत ही मजबूत दावेदार है ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी कि हम वोटिंग सिस्टम में इसका इस्तेमाल करें। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो एक बुनियाद है डेमोक्रेसी की, वो इससे होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं जी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की बुनियाद तो यही है कि फेयर इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन रिजल्ट सामने जी। सो ये सभी फेयरनेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। इम्तियाज़ सर, एक और एप्लीकेशन इसका रिसेंट ईयर्स में आया है जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने की है कि लैंड रिकॉर्ड्स को वो लोग जो है ना ब्लॉक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए धरानी, जिसका प्रोजेक्ट का नाम रखकर वो लोग इम्प्लीमेंट किए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ, ये तो एक चीज़ ये है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, ब्लॉकचेन पे इम्प्लीमेंट किया है। सो ये तेलंगाना गवर्नमेंट का क्रेडिट भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये देखें इन टोटो तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका बहुत बड़ा इनिशिएटिव ब्लॉकचेन की तरफ है एज ए टेक्नोलॉजी। अगर आप नीति आयोग का डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो नीति आयोग ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट 2020 या MIT का 2021 का रिलीज हुआ है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ब्लॉकचेन पे आने वाले हैं। खासकर जो नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ, नीति आयोग का जो प्रोमिसिंग 4 डायमेंशन है, उसमें लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट है, स्कीम्स है, स्कॉलरशिप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कीम्स हैं हो गए। उसके बाद ये जितने भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट्स हैं, इन सभी में इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये तेलंगाना गवर्नमेंट ने इसको जो इम्प्लीमेंट किया है उसमें ये फ़ायदा इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप यूज़ करें लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं हम इसे, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले इनिशिएट हम करते हैं एज एन कस्टमर, एज एन सेंडर एंड रिसीवर, एक एग्रीमेंट होता है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर ज़मीन बेचनी है और आपको खरीदनी है, तो सबसे पहले चीज़ ये कि हम एक रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, हम एक इनिशिएट कर सकते हैं कि हमने ब्लॉक एक कॉन्ट्रैक्ट का शुरुआत हो गई हमारी। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस में है वो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कर लेने के बाद वो एक न्यू ब्लॉक क्रिएट करेंगे जी। और वो न्यू ब्लॉक क्रिएट करने से पहले बहुत सारे वेरिफिकेशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है, तो स्टाम्प ड्यूटी भी हो सकता है कि मैनुअल नहीं हो ब्लॉकचेन के टाइम में, वो ऑथेंटिकेट हो जाए बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट कि यू हैव परचेज सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टाम्प फॉर पर्टिकुलर पर्पस। वो सारे इन्फॉर्मेशन ब्लॉक में डाल दिया जाएगा, उसे एक नया ब्लॉक क्रिएट करने के बाद फिर उससे चेन में लिंक हो जाएगा। सो ये फूड प्रूफ सिस्टम बन जाए। इम्तियाज़ सर, अभी तक जो 2 एग्जांपल्स हमने बात की, एक तो जो है इलेक्ट्रल डेटा है, फिर उसके बाद आपका लैंड रिकॉर्ड्स है। मोस्टली वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा इन टर्म्स ऑफ नेम ऑफ द पीपल एंड उनके जो घर के वगैरह जो डिटेल्स है उसके बारे में। एक मुझे थोड़ा याद आ रहा है बात करते हुए कि 2 साल पहले एक सेमिनार अटेंड किया था मैं ISB में। वहाँ पर जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल जो सेक्टर है उससे रिलेट किया जा रहा था कि जो फाइनेंशियल डेटा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है, ये भी जो है इसके ज़रिए से हो गए। इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए, यूँ तो ब्लॉकचेन आज के टाइम में वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे कम्युनिकेशन है, लेन देन है, किसी भी तरीके लेन देन है, या सर्टेन टाइम फ्रेम है, 1 पॉइंट से 2nd पॉइंट, 2nd पॉइंट से 3rd पॉइंट ट्रांजेक्शन्स हैं।
तो वहाँ पे ब्लॉकचेन तो बहुत ही मुफीद है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी का मामला आ जाता है, ट्रैकिंग का मामला आ जाता है। तो फिनेंशियल सेक्टर में क्या है कि वी कैन डू इट वेरी इजीली। जो मैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की पहले बात कर रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक्चुअली, इनफैक्ट एक कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम है। इनफैक्ट उसमें जो टर्म्स कंडीशंस है वो डिफाइंड है, वंस इट हैज बीन डिफाइंड इट कैन नेवर बी चेंज्ड। और इवन बहुत सारी क्राउड फंडिंग रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल एक क्राउड फंडिंग रिसोर्सेज में क्या है कि मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, हमें बहुत सारे लोगों से उसके लिए कुछ अमाउंट्स लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि सर्टेन अमाउंट तक अगर हम फंड रेज कर पाएंगे तो हम उस फंड में प्रोजेक्ट पे आगे जाएंगे, उस प्रोजेक्ट का शेयर बाकी लोगों को शेयर करेंगे। अगर वो फंड जमा नहीं हो पाता है तो बाकी लोगों को हम वापस कर देंगे पैसे। सो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, एक प्रोग्राम के थ्रू ये काम बहुत ही आसानी से हम कर सकते हैं। एक सर्टेन अमाउंट लिमिट तक अगर हमारे पास पैसा आता है तो वो पैसा फंड में इन्वेस्ट हो गया, अगर वो पैसा नहीं आया तो हमने क्या किया, उसे हमने रिटर्न कर दिया बाकी लोगों को ऑटोमेटिक। ये ऑटोमेटिक है थ्रू प्रोग्राम, सो इट कैन नॉट बी कंट्रोल। सो ट्रांजैक्शंस के मामले में ये बहुत ही मुफीद तो साबित होना ही होना है। सर आपने कहा कि एक जो बहुत बड़ा अपसाइड है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, वो है सिक्योरिटी एस्पेक्ट उसका। तो हम देखते थे कि अभी तक जो है दो किस्म की हैकिंग चलती है, एक एथिकल हैकिंग है, एक अनएथिकल हैकिंग। तो क्या ये हम माने कि आगे चलकर जब ये ब्लॉकचेन मल्टीपल फील्ड्स में ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और सिक्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, तो ये जो हमारे ख़ास तौर पे अनएथिकल हैकर्स है उनके लिए कोई जॉब नहीं रहेगा, उन्हें कुछ और करना पड़ेगा? ब्लॉकचेन का जो मामला सिक्योरिटी के मामले में, तो ये कह सकते हैं कि इस हद तक हम बेफिक्र होने के हद तक हम ब्लॉकचेन को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज़ हम फुल प्रूफ तो नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, इतना एक बात ज़रूर है कि इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट आई कैन से इट विल बी ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू क्रैक ऑन दीज थिंग्स। तो ब्लॉकचेन जो है आपका है ये कि बहुत ही सिक्योर है। हो सकता है कुछ नए इन्वेंशंस हों, हैकर्स को नई चीज़ इन्वेंट करने ब्लॉकचेन स्पेसिफिक, तो वो कर सकते हैं, लेकिन अभी के सिचुएशन में इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। क्रिप्टो करेंसी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वर्चुअल एसेट, यू कैन क्रिएट अ वर्चुअल एसेट। आप सोना खरीदते हैं, ये फिजिकल एसेट है आपका। मेन चीज़ ये है, जैसे रुपया है, उसके लिए गवर्निंग बॉडी है, RBI अथॉरिटी है जो कि उसको मॉनिटर करती है। क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, और परहैप्स 2020-30 तक के 10% GDP ऑल ओवर द वर्ल्ड विल बी द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज में। क्रिप्टो माइनिंग इतना आसान काम नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत आसान काम नहीं है। पहली चीज़ तो ये है कि यू हैव टू बी वेरी गुड इन मैथमेटिकल लॉजिक, मैथमेटिकली साउंड होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉकचेन का मार्केट ग्रोथ 17 से अब तक 200% बढ़ा है। ब्लॉकचेन के ताल्लुक से तो चूंकि इवॉल्विंग है और इनिशियल फेज में है, तो काफ़ी डिमांड है। तो स्टूडेंट्स को मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इस तरफ एक नज़र डालें, इस पर्टिकुलर एरिया पे।